तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे चेनपिंग के हवाले यहाँ पे जेंग उन दोनों ड्रैगन्स के ट्रू फॉर्म को छोड़ देता है। साथ ही चेनपिंग ने उसके सामने एक कंडीशन रखी थी कि अगर वो बाओपिंग और बाकी सारे जो उसके दोस्त हैं उन्हें जाके प्रोटेक्ट करता है तो फाइनली चेनपिंग उसे अपना डिसाइपल मान लेगा। अब ये सब नहीं था कि जेंग भी इस बात के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जहाँ पे इसकी हालत खराब लग रही थी और तभी वो रोते हुए बाओपिंग को बताता है कि उसे यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने परेशान किया है। लेकिन बाओपिंग उसकी चोट को देखकर समझ आती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, तो वो गुस्से में सीधा निकल पड़ती है उन लोगों से बदला लेने के लिए। और अब आगे हमें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के 2 एपिसोड को एक साथ कवर कर रही हूँ। तो तुम में से जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड देख लिया है, यानी कि लास्ट वीक वाला, तो वो यहाँ से 10 मिनट की वीडियो को स्किप करके देखना शुरू कर दे। उसके बाद तुम्हें लेटेस्ट एपिसोड मिल जाएगा। और जिन लोगों ने मेरा स्टिल वेट किया है तो वो यहीं से वीडियो को कंटिन्यू करें। सो उम्मीद, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सुई एकेडमी है वहाँ के जो कुछ एल्डर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे बाओपिंग के एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर बाओपिंग उन लोगों के पास पहुँच गई थी जिन लोगों ने शी को परेशान किया था और उन लोगों को अपनी स्वॉर्ड से इसने बहुत बुरी तरीके से धोया था। लिटरली यहाँ पर इन लोगों को रोने में मजबूर कर दिया था और इसी एक्शन के चर्चे यहाँ अकेडमी के जो एल्डर्स थे वो कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे बाओपिंग और उसके दोस्तों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। बस ये जो एल्डर ल्यू है, ये यहाँ पे लिंगशुआ, बाओपिंग और शी, इन तीनों को फ्रेम करने में लगे हुए थे। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे लिंगशुआ और यहाँ उस बंदे के बीच में बैटल होती है। लेकिन एट द एंड लिंगशुआ, जो कि इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, अचानक से उसके ऊपर एक थंडर से स्ट्राइक हो जाती है जिसके चलते वो इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ एल्डर्स के बीच में वैंग नाम के भी एक एल्डर थे जो कि यहाँ पर बाओपिंग और हमारे लोगों के साइड ले रहे थे। अब यहाँ इन लोगों की भी बहस चल रही थी कि तभी एक बंदा आते साथ ही वो बताने लगता है कि एम्परर का एक ऑफिसर जिसका नाम चांग किंग है वो असल में यहाँ आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये बंदा बाओपिंग और बाकी सभी से मिलने जाता है, जहाँ पे वो शी से भी काफी अच्छे से बात करता है। साथ ही यहाँ पे लिंगशुआ से भी बात करता है और बाओपिंग से वो रिक्वेस्ट करता है कि उम्मीद करता हूँ कि मिस बाओपिंग आगे चलकर आप ऐसे किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगी। यहाँ पे अपनी बात कहने के बाद वो बंदा शांति से यहाँ से चला जाता है। अब तभी हम शी को देखते हैं जिससे कि अपने दोस्तों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, साथ ही उसे डर लगता है। तो वो यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे शायद इन लोगों से जाके माफी मांग लेनी चाहिए कि ये लोग आइंदा से मेरे दोस्तों को हर्ट ना करे। और जरा देखो लिंगशुआ की कितनी ज्यादा हालत खराब है सिर्फ मेरी वजह से। अब यहाँ पे बाओपिंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, पर तभी शी यहाँ पे रोते हुए कहने लगता है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम में से किसी को भी हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम में से किसी को कुछ हुआ तो फिर चेनपिंग को मैं क्या जवाब दूंगा। अब तभी यहाँ पर यूलू और वो लड़की दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें भी इन दोनों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो यूलू है वो इन लोगों से कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर चेनपिंग यहाँ पे होता है तो वो कभी भी इस मामले को ऐसा रफा दफा होने तो नहीं देता। अब तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम चेनपिंग को देखते हैं जहाँ पर वो आराम से उस ग्रीन स्नेक के ऊपर सवारी करते हुए अपने सफर को तय कर रहा था। ऐसे ही रास्ते में वो शाओई के साथ फाइट भी करता है और साथ ही काफी सारा प्रैक्टिस भी करता है। अब तभी यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि शाओई लगातार चेनपिंग को मक्खन लगाने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ पर वो उसके प्यार के बारे में पूछता है, तो तभी यहाँ पे चेनपिंग निंग याओ को याद करना शुरू कर देता है और उसके बारे में हर एक चीज बताता है। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों पाइथन उसकी कहानी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन जब चेनपिंग बताने लगता है कि इनके बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही एक दूसरे से मिले, इनके बीच अच्छी दोस्ती हुई, ये दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा मदद किया करते थे और चेनपिंग को उसने उसका अपना सबसे प्यारा और कीमती डैगर भी दिया। और फिर जब वो जाने वाली थी तो चेनपिंग ने उसके डैगर को सिर्फ वापस कर दिया। बस यहाँ तक ही इनकी कहानी थी। अब ये सुनकर तो वो छोटी फायर पाइथन वो तो कुछ नहीं बोलती, पर शाओई उसका तो सटक चुका था, वो यहाँ पे उस पर भड़कना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है, शाओई उस फायर पाइथन को रिझाना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम यहाँ पे यूलू को देखते हैं जो कि उस बंदे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पास जाकर उसे इसका ट्रू मोटिव पता चल चुका था कि असल में ये जो बंदा था वो तो यहाँ पर बस नाटक करने के लिए आया था। असल में वो यहाँ बाओपिंग और बाकी सब जितने भी लोग हैं जो कि डेली डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उन सभी को निपटाना चाहता था। इसी के साथ इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है जहाँ पर चांग किंग जो था वो लगातार यूलू के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन यूलू जो कि मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा माहिर है, वो तो लिटरली ऑन द स्पॉट उसके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर चांग किंग भी पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाता है। यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पे यूलू उसके स्वॉर्ड और उसकी ब्रश दोनों को उससे अलग कर देता है और फिर उसके ही ब्रश के जरिए से वो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई लगा देता है और एक जोरदार किक मारते हुए उसे सीधा जमीन पे लिटा देता है। लिटरली उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर देता है कि यहाँ का जो गार्डियन मास्टर
साइचिंग है उस तक को बीच में इंटरफेयर करने के लिए आना पड़ता है। अब यहाँ पर उसकी भी सटक चुकी थी क्योंकि वो सुई डायनेस्टी से था। यहाँ पर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ येलो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे पूरी तरीके से अधमरा कर दूंगा, भले मैं तुम्हें मार ना पाऊं। पर तभी येलो स्माइल करता है और यहाँ वो भी अपनी सिक्स्थ रियलम की सारी पावर को अनलीश करते हुए उसका सामना करता है। बट एट द एंड क्योंकि मास्टर साइचिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ पर येलो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना है और एक टफ ओपोनेंट का सामना करके ही उसे आगे ब्रेक थ्रू करने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से पिट जाता है और अब यहाँ पे जो मास्टर साइचिंग है वो उसका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी तुम्हें और मुझे इंतजार था, फाइनली उस बंदे की एंट्री हो ही जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सुई एकेडमी के बाहर हमारा ज़ेंग आ चुका है और वो बहुत ही कूल वे में आगे आ रहा था जैसे कि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं। अब तभी यहाँ पे एंट्रेंस पे उसका सामना शी के फादर से हो जाता है, जहाँ शी का फादर जैसे ही ज़ेंग को देखता है तो वो उस पर भड़कना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे की आज जो भी हालत हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी यहाँ पे ज़ेंग समझ आता है कि उसे आने में शायद थोड़ी देर हो गई है और बाओपिंग और बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है जिसके चलते वो वक्त जाया नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे शी का फादर फिर भी इससे कहने लगता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं, जिस पे वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर चैंपिंग के कहने पर ही उन लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मुझ पे यकीन करना नहीं करना ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। अब शी का फादर यहाँ ज़ेंग से काफी सारी बातें कहता है, लेकिन ज़ेंग कहने लगता है कि पहली बात तो ये कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हारा फैमिली इशू है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरे यहाँ पर कुछ अपने काम है जिन्हें कि मुझे अंजाम देना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अब तभी वो सीधा पहुंच जाता है उसी एल्डर के रूम में जहाँ एल्डर शाओदोंग उसे देख कर समझ आते हैं कि ये यहाँ पे आफत की पुड़िया आया और इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना ही ठीक होगा। लेकिन ज़ेंग उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कोई लड़ने वड़ने नहीं आया, तो बस तुम्हारी इस अकेडमी का डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। साथ ही मुझे जो टास्क मास्टर चैंपिंग ने दिया है कि मैं बाओपिंग और उसके दोस्तों को गार्ड करूँ वो काम भी हो जाएगा। तो बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पे एल्डर को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता एट द एंड वो इस बात के लिए मान ही जाता है और जाने से पहले बस इतना कहता है कि मैं मेरे भाई और मेरे दोस्त के खातिर बस तुम्हें यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अब इनके चाहते साथ ही यहाँ पर मास्टर वेई शैंग की जो पोर्ट्रेट थी उसे यहाँ पे देखते साथ ही ज़ेंग यहाँ पर एक एसेंस स्टिक का यूज करता है और यहाँ पे कहने लगता है कि क्यों ना आप मुझे थोड़ी सी पावर उधार दो, बस ज्यादा नहीं 3 रेलम तक की पावर ही दे दो। टोरॉल आपके फेवरेट डिसाइपल का जो फेवरेट डिसाइपल चैंपिंग है ना, मैं उसी के काम को अंजाम देने के लिए यहाँ आया हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो मास्टर वेई शैंग उसे कोई इशारा नहीं देते, बट एट द एंड जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ उसे गोल्डन कोर्स की जो इनिशियल पावर्स है वो मिल जाती है, जिसके चलते यहाँ पे ज़ेंग को तो यकीन ही नहीं होता कि यार उसके मास्टर ने उसकी पहली बार ऐसे डायरेक्टली उसकी कोई विश पूरी कर दी हो। अब तभी वो निकल पड़ता है सीधा बाओपिंग और बाकी सबसे मिलने, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात तो शी से होती है और जैसे ही शी उसे देखता है ना तो वो दौड़ते हुए बाकी सबको ज़ेंग के बारे में बताने के लिए पहुंच जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग ज़ेंग को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन बाओपिंग को ये लग रहा था कि शायद चैंपिंग भी उससे मिलने आया हो, तो वो दौड़ते हुए जाती है, पर बाओपिंग जैसे ही चैंपिंग को नहीं पाती तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और आते साथ ही सभी को बताने लगता है कि चिंता मत करो, जो मेरे मास्टर है ना चैंपिंग, उन्होंने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मिशन में छोड़ दिया है और आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब बाओपिंग इमोशनल होती है तो वो उसे ये भी बताता है कि चिंता मत करो, चैंपिंग चाहे जैसा ही क्यों ना हो, भले ही चैंपिंग यानी कि मेरा मास्टर जो है वो 1 नंबर का फटीचर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ा दिलदार है और तुम लोगों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बातें सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं, पर तभी वो बताने लगता है कि अरे इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है, वैसे भी तुम्हें कुछ ही दिनों में चैंपिंग का भेजा गया एक लेटर मिलेगा जिसमें वो सारी बातें बता देगा। शुरुआत भले ही मुझे गालियां दे के वो करे और एंड में वो यही कहेगा कि आज से मैं ही तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और चिंता मत करो, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया ना मैं उन सबको चुन चुन के सबक सिखाऊंगा। और यहाँ जैसे ही यूलू से थोड़ी बातचीत करता है तो उसे पता चल रहा था कि उसकी ये हालत साइजिंग नाम के एक एल्डर ने की है, तो वो उसे सबक सिखाने के लिए सीधा उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने गोल्डन ड्रैगन्स को मैदान में उतार देता है, जहाँ पे साइजिंग भी उन गोल्डन ड्रैगन से फाइट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एल्डर साइजिंग को ना ये हरकत काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, तो वो उसके ऊपर काफी तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है, जिसके चलते आसपास के इलाके में भी इसका शोर सुना जा सकता था। पर तभी यहाँ पे जैसे ही ज़ेंग उसके सामने आता है और कहता है कि चुपचाप सरेंडर कर दो वरना बाद में सरेंडर करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अब तभी ये सुनकर तो उसे और गुस्सा आता है, वो सारे स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे 1000 स्वॉर्ड टेक्निक भी ज़ेंग के ऊपर काम नहीं आती, क्योंकि ज़ेंग का जो शील्ड है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिटरली अब ज़ेंग इसके ऊपर सेम टेक्निक से हमला करता है, साथ ही वो एक जाल में बचाता है जहाँ पर वो अपने क्लोन के जरिए से उसे अपनी जाल में आकर्षित करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर उसे हमला करता है तो उसे लगता है कि शायद उसने इस बंदे को मार दिया है, लेकिन असल में ज़ेंग के यहाँ पर मल्टी स्ट्रिंग्स जो फॉर्मेशन थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। काफी सारे गोल्डन स्ट्रिंग्स यहाँ इस बंदे को घेर लेते हैं, जिसके चलते इसकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है
इसलिए वो जानता है कि अगर वो जरा सा भी हिला तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। फिर थक हार के वो ज़ेंग की ट्रू आइडेंटिटी का उससे पूछने लगता है, जिसपे वो कहने लगता है कि इतना जान लो कि अगर मेरी सच्चाई का तुम्हें पता चल गया ना तो तुम शायद अपनी पैंट गीली कर लो, और जो कि मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ यही मान लो, और मैं तुम्हें आज सबक सिखा के रहूंगा। उसके बाद वो अपने हाथों में 2 रूलर्स को निकालता है और यहाँ उन फॉर्मेशन को पीटना शुरू कर देता है, जिनसे काफी स्ट्रेंज सी आवाज निकलती है। और यहाँ पे बहुत ही बेसुरी आवाज में वो अपनी तारीफें करते हुए इसकी बेइज्जती भी करता है। पर एट द एंड ये बंदा उससे आजाद हो ही जाता है और काफी सारे स्पेयर के जरिए से यहाँ पे ज़ेंग के ऊपर हमला करता है। लेकिन ज़ेंग भी यहाँ पर अपने चेकआउट बोर्ड के डोमेन को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि आज मैं अपने सारे पुराने ट्रेजर्स का तुम पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके उन्हें चेक करूंगा कि वो काम कर भी रहे या नहीं। तभी दूसरी तरफ हमें शी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी अपने बेटे का बदला लेने के लिए यहाँ सुई एकेडमी के अंदर घुस चुके थे। सो गाइस, इसी के साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में ही हमें काफी पुराने टाइम की एक बात दिखाई जाती है, जहाँ सीन शिफ्ट हो गई स्मॉल टाउन का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर जी इस वक्त शी के घर में मौजूद है और यहाँ वो उसके फादर से शी के फादर की हाल ही में जिस बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था उस मैटर में डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ चुकी थी, जहाँ हम देखते कि सुई डायनेस्टी का जो एम्परर था वो यहाँ वाइल्डर गुई से बात कर रहे थे कि आखिर डाली डायनेस्टी के वो स्टूडेंट्स इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हैं। पर तब तक कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तेज आंधी आ जाती है और तभी एक आवाज चिल्लाते हुए सभी को सुनाई देती है, जो कि इन लोगों से कहने लगता है कि सुई डायनेस्टी का एम्परर बाहर निकलो। यहाँ पे सुई एकेडमी के मास्टर भी मौजूद थे, लेकिन एल्डर गुई जैसे ही इस बंदे की पावर की ऑरा को फील करते हैं तो वो यहाँ पे एम्परर को बताने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द ड्रैगन ऑरा का यूज करके इसे यहाँ से भगाना होगा, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इसका जो रियलम है ये आपके गुमान से भी ज्यादा है। जिस पर एम्परर उसे इजाजत दे देता है और ये बंदा यानी कि एल्डर गुई सीधा पहुंच जाता है शी का फादर यानी कि लियांग के पास और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें एम्परर से मिलने से पहले मेरा सामना करना होगा, और तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम कोई मामूली कल्टीवेटर होगे, इसलिए मैं तुम पे ज्यादा जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें बस मेरे 3 अटैक्स को डिफेंड करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शी का फादर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में था। वो उससे कहने लगता है कि तुम 3 के बजाय 5 पंचेस भी हिट कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं हिलने वाला, और अगर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो फिर अगली बारी तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें हिट करूंगा। अब एल्डर गुई काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। वो यहाँ पर लगातार इसके ऊपर 3 स्ट्राइक करता है, लेकिन लिटरली यहाँ पे शी का फादर बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलता नहीं, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आसपास की जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन कि यहाँ पे जब वो चौथा और 5वां स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर उसके आसपास के जो लोग थे वो भी पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर गुई होते हैं वो सभी को यहाँ से जाकर मेन गेट को डिफेंड करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है। और अब तो यहाँ पे एल्डर गुई ये तक भूल चुके थे कि उन्हें बस 5 बार हिट करना था, लेकिन वो बस यहाँ पर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, इसलिए बिना किसी चीज की परवाह किए ताबड़तोड़ उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे लियांग भी इसे मार मार के इसका भरता बना देते हैं और इसे काफी दूर जाके फेंक देते हैं। अब तभी यहाँ पे एम्परर लियांग की ताकत देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एल्डर गुई है वो यहाँ पर उसी ड्रैगन फॉर्मेशन को जैसे तैसे एक्टिवेट कर देता है। ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके चलते यहाँ पर काफी सारे मेडाइटीज भी नजर आते हैं और ये सारे एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं। उनका फैंटम जैसे यहाँ पे अपीयर होता है, यहाँ हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते गोल्डन कोर की पावर ज़ेंग यहाँ पे यूज कर रहा था, अचानक से वो भी कम्प्लीटली डिक्रीज होने लगती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वापस से इस एल्डर की पिटाई लगाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, जहाँ पर इसकी जो कल्टीवेशन जो कि 9th रियलम पे थी वो इस फॉर्मेशन के चलते काफी ज्यादा कम हो जाती है। और अब एल्डर गुई इसकी बुरी तरीके से बेइज्जती करते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। पर तभी यहाँ पे शी के फादर को उसकी याद आती है और वो मन ही मन अपने बेटे के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरा बच्चा काफी ज्यादा इनोसेंट है और यकीन नहीं होता कि तुमने इतने मासूम बच्चे को भी बुली करने का सोचा। हाँ, मैं तुम लोगों को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी हिम्मत को जुटाकर वापस से काउंटर अटैक करता है और इसके अटैक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हुए अपने पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस ड्रैगन फॉर्मेशन के चलते ये चीज करना इतना ज्यादा शॉकिंग है कि इवन की एल्डर गुई भी हैरान था। तभी वो यहाँ पर सारे के सारे डाइटीज को यहाँ इन्फॉर्म करता है, जिसके चलते वो लोग भी अपना प्रेशर डालकर इसे डोमिनेट करना चाहते थे। लेकिन शी का फादर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि जब तक एम्परर मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा कि आखिर क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया गया, क्यों सुई डायनेस्टी के जो रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है और उनके गलत कामों में भी उन्हीं का साथ दिया जाता है, आखिर क्यों। ये कहते हुए वो मास्टर जी की कही एक बात को याद करते हैं कि जब तुम्हारे पास लड़ने को कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास तलवार भी ना हो, तो तुम्हें अपने हाथ का सहारा लेना चाहिए। बस फिर क्या, वो यहाँ पर अपने हाथ को किसी तलवार की तरह मुट्ठी को टाइट करते हैं और यहाँ पर पूरी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दौरान इनका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है और वो 9th लेवल के पीक तक की पावर को अचीव कर लेते हैं
हैं और सीधा घुमा के एक पंच उस फॉर्मेशन में दे मारते हैं, जिसके चलते ये जो ड्रैगन फॉर्मेशन था ये ऑन द स्पॉट वहीं पे कोलैप्स कर जाता है। और इसी के साथ यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली जो लियांग है वो बाहर आ चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी इस कामयाबी को दूर बैठे स्मॉल टाउन में जो उसके एल्डर थे यानी कि उसके जो मास्टर थे ना वो भी ये सारा नजारा देख रहे थे। अब तभी यहाँ पे शी का फादर 9th लेवल के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन को तोड़ता है फाइनली हम देखते हैं कि वो 10वें रियलम पे भी एंट्री मारता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी का फादर काफी ज्यादा खुश था और तभी उसे मास्टर जी की कही वो बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि आज से मैं तुम्हारे बेटे को ट्रेन करूंगा और शी को एक बहुत ही ज्यादा बहादुर और सच्चा और ईमानदार पर्सन बनाने में मदद करूंगा, मैं उसे गाइड करूंगा। और देखना यहाँ पे एल्डर गुई जो की पीठ पीछे हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शी का फादर है वो उसका हाथ पकड़ते साथ ही उसे काफी अच्छा सबक सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेंग भी यहाँ पर अपना बचा कुचा काम निपटाने के बाद सीधा एम्पर की तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सुई एकेडमी के जो मास्टर शाओदांग है वो सीधा यहाँ पर आते साथ ही शी के फादर को रिस्पेक्ट देते हैं और कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और मैं भी उसी सिलसिले में बात करने के लिए एम्पर के पास आया हूँ, बेहतर यही होगा कि हम दोनों साथ चलते हैं। अब तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों सारी बातें एम्पर को बता देते हैं और एम्पर यहाँ पे शर्मिंदा थे और उनसे यही कहने लगते हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो यहाँ जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे तो उनके पेरेंट्स खुद आकर आपके बेटे से माफी मांगेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि शी का फादर काफी ज्यादा काइंड नेचर का है, वो इस बात को जाने देता और कहता है कि जो हुआ बच्चों के बीच हुआ है और इन्हें बच्चों के बीच में ही सॉल्व किया जाना चाहिए, बड़ों का इसमें कोई लेना देना नहीं। अब तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऑलरेडी एम्पर को उस एल्डर ने सारी बात बता दी थी कि अगर इसके औस से बचना चाहते हो तो चुपचाप जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम दूर से ही पता लगा सकते हो कि इस बंदे की कल्टीवेशन कितनी ज्यादा है और वैसे भी गलती हमारी है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि शी के सामने सारे के सारे जो नोवेल फैमिली के बच्चे थे वो सब के सब एक कतार में झुककर माफिया मांग रहे थे, जिसके चलते यहाँ पे शी को काफी ज्यादा अजीब भी लगता है और तभी उसके जितने भी चीजें थी वो यहाँ पर सभी उसे लौटा दी जाती हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाने से पहले सभी से कहता है कि किसी को बुली करने से पहले सोच लेना कि अगर उसकी जगह तुम होते तो तुम्हें कैसा लगता। ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम उसी गार्डियन को देखते हैं जिसका सामना ज़ेंग से हुआ था और इस बंदे की काफी अच्छे से धुलाई करने के बाद उसने इसे छोड़ दिया था, पर तभी शी का फादर इसके सामने आ जाता है और यहाँ अपना मुक्का टाइट करते हुए सीधा उसके पास ले जाता है और कहने लगता है कि बताओ क्या तुम्हारा नाम साइचिंग है। यहाँ पे इस मुक्के को देखते साथ ही उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो झूठ बोल देता है और बताता है कि असल में साइचिंग तो कोई और है, आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो इंसान नहीं हूँ। अभी यहाँ पे इसकी झूठ को सुनकर शी के फादर को और गुस्सा आता है और वो डबल स्पीड के साथ उसके फेस पे उस मुक्के को जड़ देता है, जिसके चलते लिटरली इसका जबड़ा हिल चुका था। इसी के साथ अब यहाँ पे शी का फादर उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ उससे मिलने पहुंच जाते हैं और शी इतने टाइम बाद जब अपने पेरेंट्स को देखता है और अपनी सिस्टर को तो वो बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। अब तभी बापिंग यहाँ पे लिन शुआ को देखने लगती है क्योंकि लिन शुआ को शी की सिस्टर पसंद है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफी अच्छा टाइम बिताता है और फिर वो अपने फादर के साथ अकेले में थोड़ी बातचीत भी करता है, जिसके चलते उसके फादर को भी उसके साथ काफी अच्छा लगता है। जिसके चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि बातें करते करते अब यहाँ पे शी थोड़ा सा नींद में चला जाता है और इस दौरान उसके फादर डिसाइड करते हैं कि अब सही वक्त आ चुका है कि मैं मेरे बेटे के मेरिडियंस को पूरी तरीके से अनलॉक कर दूं ताकि उसके हिडन एबिलिटीज भी अब बाहर आ जाएं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को गैदर करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तेज एनर्जी एक्सप्लोजन भी होता है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और दूर से ये सारी चीज ज़ेंग भी विटनेस कर लेता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शिव इसके पास आती है तो ज़ेंग उस पे भड़कते हुए कहने लगता है कि इतना वक्त गुजर गया लेकिन तुमने खुद के अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। जिसके बाद ज़ेंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए शिव की बॉडी के ऊपर लगे उन सारे सील्स को हटा देता है। बेसिकली ये इसके ड्रैगन पावर्स को कम्प्लीटली सील करने के लिए लगाई गई थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे एक जोरदार किक मारते हुए ये भी कहता है कि पर भूलना मत तुम्हारे पास इस वक्त जो भी पावर्स और जो कुछ भी है वो सब कुछ आज से मुझसे बिलोंग करता है। हमें ये सुनना ही था कि तभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो मनी मन सोचने लगती है कि कहीं ये एक नंबर का ठरकी तो नहीं। जिस पे ज़ेंग जो कि अंदर से ये सारी बातें सुनता है वो कहने लगता है कि ठरकी मैं नहीं बल्कि तुम हो जो कि मेरे मास्टर पे डोरे डालना चाहती है। अब यहाँ पे ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इस दौरान ज़ेंग को अचानक से एक बुक मिलती है जिसके अंदर उसे काफी सारी पेंटिंग्स नजर आती है और ये सभी टाउस थे और इनमें टेन पीक के पास वाले एक छोटी सी चट्टान के ऊपर उसे चेनपिंग नजर आता है, जिसका मतलब वो समझ आता है कि आगे चल के चेनपिंग इतनी बड़ी ऊंचाई को हासिल करेगा कि जिसका वो कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकता, जिसके चलते वो उसके सामने रिस्पेक्ट से झुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चेनपिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो ग्रीन पाइथन यानी कि शाओ यी जो था वो अभी भी उन्हीं स्टोन्स के लिए चेनपिंग को
मक्खन लगा रहा था। इस दौरान ये लोग रात में जहाँ पे ठहरते हैं, इन्हें वहीं पर पास ही दो बंदे नजर आते हैं, जिनमें से एक का नाम बाइजी और दूसरे का नाम किंग यून था और ये दोनों मास्टर और सर्वेंट है। लेकिन असल में ये जो बंदा है, ये असल में एक डीमन लॉर्ड है, जो कि यहाँ पर चेनपिंग से थोड़ी देर बातचीत करता है और फिर यहाँ से वो निकल जाता है। और साथ ही ये बंदा नोटिस कर लेता है कि चेनपिंग का जो इमोर्टैलिटी ब्रिज है वो काफी ज्यादा डैमेज है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये पूरी तरीके से ब्रोकन है। साथ ही वो रेड पाइथन ऑलरेडी नोटिस कर लेती है कि इनकी बॉडी से काफी अमाउंट में जो डेमोनिक ऑरा है वो रिलीज हो रही है। जाने से पहले डीमन लॉर्ड बिना अपने इंट्रोडक्शन दिए चेनपिंग से बस इतना कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपने कल्टीवेशन पैथ पे फोकस करो और किसी दूसरे पैथ को अपना लो, तभी जाकर तुम खुद के लिए कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ये लोग चले जाते हैं, तभी चेनपिंग वापस से अपनी बुक्स को ओपन करता है और इस दौरान सडनली इसके सामने एक लेटर आता है जो कि मास्टर जी का दिया गया था। और जैसे ही वो उसके बने पैटर्न को कॉपी करता है तो अचानक से इनके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाता है। साथ ही यहाँ पे मास्टर जी का फैंटम आते साथ ही डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक डीमन लॉर्ड है और चेनपिंग एक ह्यूमन, और ये दोनों रेस के ही लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, पर मैं फिलहाल के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी सही वक्त नहीं आया कि आप चेनपिंग के ऊपर ऐसे हमला करें। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में ये कभी आपके रास्ते में आने की कोशिश करता है या आपके खिलाफ कुछ करता है तो आप इस पे हमला कर सकते हैं। ये कहते साथ ही वो फैंटम भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें इतने टाइम बाद लिन चियांग को दिखाया जाता है, जो कि चेनपिंग का काफी क्लोज फ्रेंड है और जो कि यहाँ पे कमाल की स्वॉर्ड्समैनशिप सीख चुका है। और इस दौरान इसका एक नया दोस्त है जो कि इसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि हम दोनों ही सेम टाउन से बिलोंग करते हैं और लगता है कि आगे चलकर हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी। सो होमीज, इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है और अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।